नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक की खबर से। कर्नाटक का सीएम कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। कर्नाटक के दो दिग्गज नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलते रहे, लेकिन नाम पर मुहर नहीं लग पाई। राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज या कल में निर्णय हो जाएगा, अफवाहों पर ध्यान न दें। खबरें मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी की अगली कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बेंगलुरु के कंतीरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शालिनी रजनीश भी वहां दिखी, जो कि तैयारियों का मुआयना कर रही थी। लेकिन इसके ठीक थोड़ी देर बाद जो तैयारी हो रही थी उसको रोक दिया गया। वजह नहीं बताई गई और बाद में पता चला कि दिल्ली में एक बार फिर से गतिरोध पैदा हो गया है। कर्नाटक विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 मई को खत्म हो रहा है, इस महीने की 23 तारीख को। यानी 23 तारीख या इससे पहले पहले नई सरकार यहाँ पर वजूद में आनी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा विकल्प राष्ट्रपति शासन का होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीके शिव कुमार को कांग्रेस ने कुछ ऑफर दिए हैं। एक ऑफर है कि वो उप मुख्यमंत्री पद लें और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहें, साथ ही अपनी पसंद के 6 मंत्रालय भी ले लें। डीके शिव कुमार ने न तो ऑफर पर सहमति जताई है, न ही इसे ठुकराया है। सूत्र बता रहे हैं कि डीके की चुप्पी के चलते ही सीएम के ऐलान में देरी हो रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद ये खबर उड़ने लगी कि संभवतः कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया के नाम पर राजी हो गया है। लेकिन उसके बाद डीके शिव कुमार ने यह कहा कि ये सब मीडिया में बोगस खबर चल रहा है, यानी वह सिद्धारमैया के नाम पर राजी नहीं है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सत्ता में साझेदारी के फॉर्मूले पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों सहमत नहीं हैं। पार्टी को डर है कि कर्नाटक में कहीं राजस्थान जैसी स्थिति न हो जाए। बुधवार पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक आईटीसी मौर्या होटल, जहां पर सिद्धारमैया रुके हुए हैं, वहां पर कांग्रेस के विधायकों का आने का सिलसिला जारी रहा। कुछ सुबह पहुंचे खाली हाथ, लेकिन जब सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिलकर आए तो अचानक कुछ विधायक गुलदस्ता लेकर के भी आए और उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये भी कहा जाने लगा कि अनाउंसमेंट थोड़ी देर में होगा, लेकिन शाम होते होते वो खुमार भी उतरा और ये कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया आज ही बेंगलोर चले जाएंगे और बृहस्पतिवार को दोपहर 3:30 बजे वो स्वेरिंग इन कर लेंगे अपनी, पर ऐसा नहीं हुआ। शाम 5 होते होते हमें कहा गया कि कहीं नहीं जा रहे हैं सिद्धारमैया, वो यहीं रहने वाले हैं। लगभग ऐसा तय माना जा रहा है कि सिद्धारमैया सबसे आगे हैं, लेकिन सिद्धारमैया को पोर्टफोलियोज क्या मिलते हैं, क्या वो एक सशक्त मुख्यमंत्री होंगे, सारी कमान उनके हाथ में होगी जैसे 2013 से 2018 तक थी। इस पर बड़ा सवाल ये लगा हुआ है। अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जाहिर सी बात है उनको कुछ बड़े ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे जहां पे सिर्फ डीके शिव कुमार की चलेगी, सिद्धारमैया की नहीं। और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाले अफसर समीर वानखेड़े को सीबीआई ने गुरुवार को तलब किया है। एक भ्रष्टाचार के मामले में उनसे पूछताछ होगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले अफसर समीर वानखेड़े ने सीबीआई की ओर से कल पूछताछ के लिए जारी समन पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 22 मई तक गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया कि वो वानखेड़े के लिए जारी समन को भी 22 मई तक टाल सकती है, यदि वानखेड़े सीबीआई से इससे लिखित में अनुमति मांगते हैं। सीबीआई ने वानखेड़े के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के औचित्य पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का इस मसले पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं बनता। दिल्ली हाईकोर्ट ने वानखेड़े को किसी भी तरह की राहत पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में होने वाले महानगर पालिका चुनावों, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी ने अपने अपने नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इधर उद्धव गुट शिवसेना ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणियां की गई उसको वो गांव-गांव तक पहुंचाएगी। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद बुधवार को शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी दोनों ने अपने अपने नेताओं की बैठक बुलाई। महानगर पालिका चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है पिछले हफ्ते में, वो डिसीजन ग्रामीण भाग में हर शिव सैनिकों के पास, जनता के पास पहुंचना चाहिए।
इस हेतु से माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने शिवसेना पदाधिकारियों को जो कुछ सूचना दी है वो सूचना लेके हम गांव स्तर पे जाने वाले हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का निकाल लगा, रिजल्ट लगा है, जो शिवसेना माननीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे इनके तरफ से लगा है, विप के बारे में हो, गठनेता के बारे में हो, लेकिन कुछ लोग इस निकाल को उनके बाजू से कुछ नहीं लगते हुए भी पेड़े दे के कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन शिवसेना ये निकाल सर्वोच्च न्यायालय का रिजल्ट गांव स्तर पर पहुंचाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के झटके के बाद क्या भाजपा ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तैयारी पहले से शुरू कर दी है या बीएमसी चुनावों की घोषणा जल्द ही होने वाली है? ये सवाल है जो भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे के मद्देनजर उठ रहे हैं। पुणे येथे 18 तारखेला सकाळी 11 वाजतापासून 18 मई को पुणे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 1200 कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 1200 पदाधिकाऱ्यांची आणि साधारण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो सांसद, विधायक और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। यांच्या समवेत एक बैठक होईल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक बीएमसी चुनाव होने की भविष्यवाणी की थी। नगर निगम चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का मामला जुलाई में आएगा, क्योंकि मामला छुट्टी के बाद रखा गया है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव जल्द हो सकते हैं। जुलाई में सुनवाई शुरू होने के बाद हम अगस्त तक फैसला आने की उम्मीद कर सकते हैं और सितंबर-अक्टूबर में हम फैसला कर सकते हैं। चुनाव होने की उम्मीद है, अदालत क्या करेगी मुझे नहीं पता। चाहे महाविकास आघाड़ी की मुंबई में हुई बैठक हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र का दौरा, महानगर पालिका चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले सभी पार्टियां अपने अपनी ओर से रणनीति बनाते हुए नजर आ रही हैं। खास तौर पर पिछले 1 साल में महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है और इसे ध्यान में रखते हुए हर एक पार्टी अब नई रणनीति बनाने के लिए ये बैठकें कर रही हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। भारत के कई इलाकों में तपती गर्मी की वजह से बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग दर्ज की गई है। 17 मई को देश में 220 गीगावाट बिजली की खपत दर्ज हुई। यह डेटा मंत्रालय की ओर से आया है। 18 अप्रैल को 215.88 गीगावाट बिजली की खपत दर्ज हुई। 17 मई को ये पुराना रिकॉर्ड टूट गया। सरकार का अनुमान है कि इस गर्मी में 230 गीगावाट तक मांग जाएगी। और विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा शहरों में नजर आ रहा है। एयर कंडीशन इमारतों की वजह से घर के बाहर का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है और इसकी मार सबसे ज्यादा वो झेल रहे हैं जो घर से बाहर निकलकर काम पर जा रहे हैं। प्रियांशी की रिपोर्ट देखिए। जलवायु परिवर्तन का असर अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। इमारतों में रहने वाले एसी की ठंडक में रहते हैं। एसी की गर्म हवा उनके हिस्से में आती है जिनके पास इतने रसूख नहीं कि इमारतों में रह सके। 45 साल की हीराबाई राष्ट्रीय राजधानी में दिन भर तपती गर्मी में 250 रुपए दिहाड़ी पर जी तोड़ मेहनत करके एसी की ये इमारतें बनाती है। कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन नहीं होता काम करने का, फिर भी मजदूरी में करने पड़ता है। गर्मी में हमारे पास तो कोई पंखा कूलर तो है नहीं, पूरा रात अपने ऐसे लगता है। बच्चन को भी हवा डुलाते हैं, हमको भी अगर डुला लो तो नींद आ गई तो मच्छर भी अलग से खाते हैं। गरीब आदमी को तो क्या होता है, कुछ नहीं है मैडम। सड़क पर काम करने वालों को महानगरों में सख्त गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि बदलती आबो हवा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेतरतीब विकास की वजह से शहरों पर असर ज्यादा गहरा है। हमने पाया कि शहर अपने आसपास के इलाकों से 10-12 डिग्री ज्यादा गर्म है। शहरों में सड़कें, इमारतें वगैरह गर्मी को सोखती हैं। निर्माण की वजह से खुली जगहें भी कम हैं। शहरों में प्रदूषण की वजह से हाल और बुरा हो जाता है, क्योंकि इससे भी गर्मी बढ़ती है। गर्माहट सोखने से ये भारतीय शहर गर्मियों के दीप जैसे बनते जा रहे हैं।
सिर्फ यही नहीं होगा कि लोग ज्यादा गर्मी से परेशान होंगे, बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की माने तो तापमान से भूजल परिवर्तन से होने वाली असामान्य बढ़त का असर 90% से भी ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा। सेहत पर तो असर अभी से दिखने लगा है। तब भी उतनी गर्मी नहीं रहती थी, तब तो कहते हैं ना पेड़ पौधा था, उस टाइम थोड़ा बहुत छाया था, वो करते थे, हम उसी में बैठते रहते थे। कभी 10-15 मिनट ठेली चलाते हैं, फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हमारे पे पड़ता है ना गर्मी का असर, तो एसी में रहते हैं, हमारे को गर्मी का असर पड़ता है। हम धूप में रहते हैं तो हमें असर पड़ता है। परेशानी यही है, चक्कर आता है, मिनट में पानी पीना पड़ता है, एक सवाल उठाता पानी पीना पड़ता है, धूप ज़्यादा लगती है, भूख लगती नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान और गर्मी की लहर के पूर्वानुमानों के बावजूद इन हालात से निपटने के लिए दिल्ली की कोई योजना नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि सरकार के समर एक्शन प्लान में गर्मी से निपटने की कोई योजना नहीं है। बहुत सारे एफर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना सबसे कारगर उपाय है। दिल्ली के अंदर जो मानक हैं, उस मानक के हिसाब से दिल्ली का ग्रीन बेल्ट 20% होना चाहिए, जो इसका क्षेत्रफल है उसके अनुसार। आज अपने मानक से 20% से बढ़ करके 23% ग्रीन बेल्ट हो चुका है। अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट जो ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का जो मिशन है, वो हीट को कम करने का ही मिशन है। विशेषज्ञ गर्मी के लिए खास कार्य योजना बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं और आसानी से की जाने वाली ऐसी तब्दीलियां सुझाते हैं जिन पर अलग से निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। Industrial areas or the factories and all, which are इंडस्ट्रियल एरिया और फैक्ट्रीज काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे उस एरिया में गर्मी बढ़ जाती है। वैसे ही हाउसिंग कॉलोनीज में जहां एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, उससे भी काफी ज्यादा हीट बढ़ती है। सिर्फ एयर कंडीशनिंग से ही 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। neighboring areas which also increases the temperature. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों में विकास की वजह से होने वाले खराब असर को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन सी बात है। जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो राहत के साया ढूंढ रहे हैं। अपने पैसेंजर्स को छाया में रखकर ये रिक्शा वाले खुद तपती धूप में दिन रात काम करते हैं। ये दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज का असर किस तरह अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा होता है। शहरों की बढ़ती गर्मी का एक बड़ा कारण उनका तेजी से बढ़ता विकास है, और जो लोग इस विकास का लाभ उठाते हैं, उन पर एसी कमरों में बैठकर इस गर्मी का उतना असर होता ही नहीं। असली असर उन पर होता है जिनका इन बढ़ते तापमानों में कोई हाथ है ही नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ और सुदेश कुमार राम के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर को पुलिस ने चारों ओर से क्यों घेरा, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। जिस पार्टी के पास 70% पाकिस्तान की पंजाब सरकार के अल्टीमेटम के बाद इमरान खान ने कहा कि मेरे घर को घेर लिया गया है और मुझे फंसाने के लिए हिंसा की गई। इसलिए खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि इमरान खान के घर में 40 आतंकी छुपे हैं। सरकार ने इमरान से उन आतंकियों को पुलिस के हवाले करने को कहा था। कि मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं, इस्लाह करने के लिए, क्योंकि अगर फौज को मैं कमजोर करूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर करूंगा। और ये जो पीडीएम कोशिश कर रही है और कामयाबी से कि किसी तरह आमने सामना हो जाए पाकिस्तानी फौज का और तहरीक इंसाफ का। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बुलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलविस है, उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बाहर भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। मैंने कहा कि अटैक करो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रेंजर्स भी थे फौज को, कहीं मैंने कहा। उसके बाद 18 को मैं जाता हूं। जब मैं उधर जाता हूं मेरे घर पे हमला, 72 बंद गाड़ी दरवाजा तोड़ के मेरा घर लूट लेते हैं। मेरी बीवी बेचारी अकेली होती है। पूरा मुझे कत्ल करने की साजिश होती है वहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। अल्लाह ने पता नहीं मुझे कैसे बचाया।
इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन फौरी बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास अब सबूत आ गए हैं। हर जगह हमें लोग नजर आए जो हमारी पार्टी के नहीं थे, जिनके पास बंदूकें भी थी, पिस्टल भी थे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।